अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोहर के मरने के बाद ससुराल वालों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मैं सब के लिए मुफ्त की नौकरानी बन गई थी। कभी जेठ अपनी खिदमत के लिए बुला लेता तो कभी ससुर। मैं बहुत मुश्किल से इन हालात में गुजारा कर रही थी। यतीम होने के बाद बेवा होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था कि एक रात मेरे 16 साला देवर ने कमरे में आकर अचानक ही मेरे साथ। जवानी में बेवा होना क्या होता है ये दुख वही समझ सकता है जिसने भरी जवानी में अपने शोहर को खोया हो। बहुत मुश्किलों से जाकर मेरी ज़िंदगी कुछ संभलने लगी थी। शोहर का साथ और खुशियाँ मेरा मुकद्दर बनी थी, मगर फिर मेरी ज़िंदगी पर ग्रहण लग गया। मेरे सामने सफ़ेद कफन में मेरे शोहर की मैयत रखी थी और मैं होशो खर्द की दुनिया से बेगाना हो गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था और जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मेरी दुनिया लुट चुकी है। मेरे शोहर का जनाजा उठ चुका है और मेरे दामन पर बेवगी का दाग लग चुका है। मुझे एक छोटे कमरे में बिठा दिया गया था जहाँ मेरी जिठानी मेरे साथ थी। मुझे होश में आता देखकर बड़े कड़वे कसीले लहजे में कहने लगी, अपने मनहूस कदम से तुमने घर का जवान बेटा मार दिया है। अब तुम्हारे सोग मनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, अलबत्ता बूढ़े बाप ने अपना जवान बेटा खो दिया है। उनके लफ्ज़ों ने मेरे दिल पर ऐसे घाव लगाए थे कि जो मैं बयान करने से भी कासिर थी। मैं बस बहते आंसुओं से इन्हें देखे जा रही थी कि जब ही कुछ और औरतें जो आस पड़ोस की थीं और ताज़ियत के लिए आई हुई थीं, मेरी जिठानी की बात सुनकर कहने लगी, बड़ी बदनसीब है अपनी सदफ़, शोहर का साथ भी चंद दिन का ही नसीब हो सका। जवान बेटे का जनाजा उठ गया है, उसकी तो किस्मत ही फूटी है। पैदा होते ही माँ को खा गई थी, फिर बाप भी चल बसा। ताया ने मोहब्बत में अपने बेटे से शादी करवाई तो अब ये उस जवान आदमी को भी खा गई। ऐसी लड़की को कौन अपने घर में रख सकता है। पास की एक बूढ़ी ने मेरे दुखों को जिस अंदाज में बयान किया था, लोगों को मुझसे हमदर्दी होने की बजाय नफ़रत का एहसास हो रहा था। लोगों को क्या, मुझे खुद भी अपने आप से नफ़रत हो रही थी, क्योंकि मुझे भी अब यही लगता था कि ये सब कुछ मेरे कदमों की बदौलत ही हुआ है। जो आता अपनी ज़ुबान में मेरे दुखों की कहानी को बयान करता, मुझे सब्र और हौसला रखने की ताकीद करता और चला जाता। मुझ पर तो एक एक पल भारी था। कब सुबह हुई कब शाम कुछ पता नहीं था। सांस लेना भी बोझल हो रहा था। और फिर ऐसे ही 3 दिन गुजर गए और आहिस्ता आहिस्ता वो रश छट गया जो मैयत वाले घर में लगा करता है। ताज़ियत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा शोहर, मेरे चाहने वाला हम सफ़र हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया है। और उस दिन मैं फूट फूट कर रोई। वो आंसू जो कब से मेरे अंदर थे वो किसी समंदर की तरह बह निकले थे और मेरा दिल फटने को था। मेरी जिठानी मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरे पास चली आई तो कहने लगी, अब ये तमाशे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब फरमान नहीं रहा जो तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालेगा, तुम्हारे गुनाहों को छुपा लेगा। इसलिए ज़रा संभल कर रहना। वैसे भी इस घर की बड़ी अब मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम्हें वही सुनना करना होगा। जेठानी ने मुझे मेरी औकात और अपनी हैसियत के बारे में जता दिया था। बड़ी तो पहले भी वही थी, क्योंकि मेरी ताई यानी सास हयात नहीं थी, लेकिन फरमान के होते हुए मुझ पर उनका ज़ोर नहीं चलता था। लेकिन अब मेरी ढाल नहीं रही थी तो वो खुलकर मेरे सामने खड़ी हो गई थी और मैं जानती थी कि अब मेरी ज़िंदगी दुखों का गढ़ा बनने वाली थी। मैंने अपनी सिसकियों, अपनी आहों पर काबू पा लिया था और ख़ुद को संभाल लिया। मैं इद्दत में थी। असूलन तो मुझे कमरे में खामोशी से रहना चाहिए था, क्योंकि घर में अब सारे ही नाहमारम मर्द मौजूद थे। लेकिन अगले ही दिन मेरी जेठानी सुबह सवेरे
मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी कि इद्दत का मतलब ये नहीं है कि तुम सुकून से 4 महीने गुजार दो। ना ही मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा हूँ और ना ही तुम्हें मुफ्त की रोटियाँ मिल सकती हैं। इसलिए अपने मुंह पर दुपट्टा डालो और बावर्ची खाना संभाल लो। मेरी जिठानी के लहजे में ऐसा जहर था कि मैं कांप कर रह गई थी। वो सख्ती से कहने लगी, सबका नाश्ता तैयार करो और सफाई शुरू कर दो। मैं अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का काम कर रही हूँ। मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है कि मैं सबके नाश्ते बनाने बावर्ची खाने में चली जाऊँ। शोहर के मरने पर मेहरानी बनकर बैठ गई हैं। मुझे हुक्म सुनाकर वो निकल गई थी, जबकि उनके आखिरी जुमले ने मेरा कलेजा छलनी छलनी कर डाला था। मेरा गम मेरी ज़ात के सिवा और कौन जान सकता था। मजबूरन मुंह पर दुपट्टा डाले मैं बावर्ची खाने में पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किलों से मैंने सबका नाश्ता तैयार किया था, क्योंकि खाना न खाने की वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा गालिब आ रही थी। हाथ पाँव में रेशा था, लेकिन मेरी परवाही अब किसे थी। जब मैंने ऐसे ही घूंघट डाले दस्तरखान लगाना शुरू किया तो मेरे ससुर अपने कमरे से निकले और मुझे देखकर कहने लगे कि ये क्या कर रही हो। सदफ़, मैंने इन्हें बता दिया कि भाभी ने ये ज़िम्मेदारियां मुझे सौंप दी हैं। ये सुनकर मेरे ससुर खामोश हो गए थे। कहने को तो वो बड़े थे, लेकिन घर में जेठ जेठानी की बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि कमाने वाले अब सिर्फ मेरे जेठ थे। शोहर तो अब मेरा रहा नहीं था और एक देवर था जो छोटा था। फिर एक एक करके मैंने सबको नाश्ता दिया और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी। मैं सफाई कर रही थी कि जब मेरे देवर ने मुझे सफाई करते हुए देखा तो कहने लगा, भाभी आप ये सब क्यों कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। वो 16 साल का जवान लड़का था, मेरे हालात से बखूबी वाकिफ़ था। फिर मेरा कज़न भी था। मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू में से ही जवाब दिया कि तुम्हारा भाई चला गया है, लेकिन ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई। मुझे जीना है और जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। मेरी बात सुनकर उसने एक सर्द आह भरी और कहने लगा, हाँ वाकई भाई बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके साथ ऐसा सलूक किया जाए। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता बोलता, मेरी जेठानी वहाँ पहुँच गई और गुस्से में उससे कहने लगी, वकार कुछ होश कर लो, तुम्हारी भाभी इद्दत में है, वो घर के काम काज कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके सर पर सवार हो जाओ। जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। जेठानी ने 2 टोक लफ्ज़ों में उसे मुझसे दूर कर दिया था, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा था कि वो मेरे दिल में अपने लिए नरम जज्बात रखता है। छोटा था, शायद इसलिए थोड़ा हसास भी था। वकार भाभी की आवाज़ पर वापस चला गया था। फिर वो मुझसे गुस्से में कहने लगी, हमदर्दियाँ बटोरने की ज़रूरत नहीं है, ना ससुर की और ना ही जेठ देवर की। सबको पता है तुम्हारे कारनामे कैसे हैं। फिर कपड़ों का ढेर मेरे आगे करके इन्होंने मुझे छत पर कपड़े धोने के लिए भेज दिया और कुछ ही देर के बाद इतना हंगामा खड़ा किया कि मैं दौड़ती भागती चली नीचे आ गई। तो वो ससुर से कह रही थी कि आपकी छोटी बहू कपड़े धोने के बहाने छत पर आस पड़ोस के लड़कों से नैन मटक्का कर रही है। उसका तो किरदार पहले ही ठीक नहीं था और अब तो शोहर भी नहीं रहा। ये तो हमें पूरे महल्ले में रुसवा करवा डालेगी। वो सर पीटती रो रही थी, जबकि मेरे ससुर यानी ताया मुझे देखने लगे थे और मैं जेठानी की इस बात पर हक्का बक्का रह गई थी। मेरी जेठानी अपनी बुरी हरकतों से बाज ही नहीं आती थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बेवा होने के बाद भी मुझ पर इस तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाएंगे। मैंने फ़ौरन से कहा, यह गलत है, मैं तो कपड़े धोने के लिए गई थी। मगर वो कहने लगी, सब जानती हूँ तुम्हारी मक्कारियों को। कपड़े धोने के बहाने तुम क्या कर रही थी? शोहर को मरे 3 दिन नहीं हुए
और तुमने ये हरकतें करना शुरू कर दी। मैंने इनकार में सर हिलाना चाहा, इनकार किया तो उन्होंने अपनी 13 साला बेटी को मेरे सामने खड़ा कर दिया था और ससुर से कहने लगी, ज़रा पूछें अपनी पोती से, इसने खुद देखा है गली से कि छत से कैसे उसकी चाची लड़कों को इशारे कर रही थी। फिर वो अपनी बेटी से कहने लगी, बता ज़रा अदीबा, तेरी चाची क्या क्या कर रही थी। 13 साला अदीबा की ज़ुबान फर फर चलने लगी थी। झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड कायम करते हुए उसने वही फर्जी कहानी सुनाई जो उसकी माँ ने शायद उसे सिखाई थी। कहने लगी, चाची तो पड़ोस के खादम भाई को इशारा कर रही थी और वो भी चाची की तरफ ही देख रहे थे। फिर इन्होंने कोई चीज़ भी ऊपर को फेंकी थी, लेकिन वो वापस नीचे ही गिर गई। शायद चाची को कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह देने वाले थे। अदीबा ने बहतान लगाने की हर हद की पार कर डाली थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे मरहूम शोहर की 13 साला भतीजी मेरे किरदार की ऐसी धज्जियाँ बखेरेगी। मेरे ससुर ने जेठानी की बात का तो भरोसा नहीं किया था, लेकिन जब उनकी पोती ने पूरे एतमाद के साथ एक फ़र्ज़ी कहानी सुना डाली तो ससुर ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, सदफ़, अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपने चाल चलन ठीक कर लो। पहले भी तुम्हारी शिकायतें मुझे मिलती रहीं, लेकिन मैं फरमान की वजह से खामोश रहा था। अब फरमान नहीं है, अपने कदम संभाल लो, वरना इस घर में तुम्हारी जगह बाकी नहीं बचेगी। ससुर ने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा डाला था। फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। जेठानी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अगर मेरा हुक्म ना माना तो इस घर से बाहर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। ये तो अब तुम्हें पता चल ही गया है। वो किसी ड्रामे की विलन की तरह मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और मैं बस खामोशी से अपने घर जगह पर खड़ी आंसू बहा रही थी। मैंने सारा दिन खामोशी से घर का काम काज किया और फिर थकी हारी रात को कमरे में पहुंच गई। सोने लेटी ही थी कि घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। वकार रात को इतने बजे ही घर लौटता था। सुबह वो पढ़ाई किया करता और फिर शाम से वो एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी करता था। मुझे ख्याल आया कि उसने रात का खाना नहीं खाया होगा। मैं फ़ौरन से कमरे से निकली और उससे खाने का पूछा, जहाँ मैंने सारा दिन घूंघट डालकर काम काज किया था। वकार को खाना देना मुझे कुछ अजीब सा नहीं लगा था, इसलिए मैं ख़ुद उसके पास चली गई। मेरे पूछने पर वो कहने लगा, मैं ख़ुद गरम करके खा लूँगा, आप आराम करें। मैं बावर्ची खाने में चली गई थी और उसके लिए खाना गरम करने लगी। मैंने खाना लगाया तो वो कहने लगा, भाभी थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाएं। वो भी बिन माँ का बच्चा था। मुझसे ही बहुत ज़्यादा उसकी बनती थी। कज़न होने की वजह से शादी से पहले ही उसकी मुझसे अच्छी खासी दोस्ती रही थी। मैं भी तन्हाई महसूस कर रही थी, इसलिए मैं उसके पास बैठ गई, लेकिन मुझ पर बुरा वक़्त था। मेरे जेठ अपने कमरे से निकले थे। उन्होंने मुझे वकार के साथ बैठा हुआ देख लिया था और उसके बाद इतना बुरा कहा था कि मैंने कानों को हाथ लगाया था और शर्म मुहैया का दर्स दे रहे थे। मैं फ़ौरन से ही उठकर कमरे में पहुंच गई थी और फूट फूट कर रोने लग गई थी। मुझे जेठ की इस बात पर कोई भी एतराज़ नहीं था कि उन्होंने मुझे ये याद दिला दिया था कि मैं बेवा हूँ और इद्दत में हूँ। मुझे अपने देवर से बातचीत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन दुख तो इस बात का था कि वो सही बात मुझे सही तरीके से भी तो बता सकते थे, बग़ैर मेरी ज़ात को निशाना बनाते हुए। मेरे किरदार पर कीचड़ उछाले वो मुझे समझा भी तो सकते थे कि मुझे इद्दत के दिनों में किस तरह से रहना है। जॉइंट फैमिली में इद्दत गुजारना एक मुश्किल काम था और फिर मुझे ये सब मालूमात भी नहीं थी। अगर वो बड़े होने के नाते प्यार मोहब्बत और आराम से मुझे समझाते तो मैं भी उनकी बात समझ लेती।
लेकिन उन्होंने तो वक़ार के सामने ही मुझे बेगैरत और जलील तक कह डाला था। मैं रात भर फूट फूट कर रोती रह गई थी। वक़ार भी अपने बड़े भाई के इस गम गुस्से पर सहम सा गया था। हस्बे मामूल सुबह जब मैं नाश्ता बनाने के लिए कमरे से निकली तो मेरी जिठानी ने रात वाली बात का पतंगड़ बनाया हुआ था। वो ससुर को सारा वाक़या अपने लफ्ज़ों में सुनाकर ये साबित करना चाह रही थी कि मैं किस कदर बेहया हूँ कि अपने 16 साला देवर को भी तन्हाई में बहकाने की कोशिशें करती रही हूँ। मेरे ससुर ने पूरी तरह से ही मुझसे मुंह फेर लिया था। वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही न थे, जबकि मेरे सगे ताया थे और जेठ ने तो जेठानी का ही रंग रूप ओढ़ लिया था। बच्चा मेरा देवर था तो उसकी इस घर में कोई हैसियत न थी। फिर मेरी जेठानी की बेटी ने अलग मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनाई हुई थी। वो किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह हर वक्त मुझ पर नज़र रखती थी। मेरी छोटी सी गलती और मामूली सी कोताही भी अपनी माँ को जाकर बताती और फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाता। ये इद्दत के दिन मेरी ज़िंदगी पर पहाड़ की तरह साबित हो रहे थे। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि काश मेरे मेके में कोई होता, मेरा बाप ज़िंदा होता या कोई बहन भाई मौजूद होता तो आज मुझे ये दिन भी ना देखने पड़ते। लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी थी कि मेरी पैदाइश पर मेरी माँ चल बसी थी और वहीं से तो मेरे दामन पर दाग धब्बा लगा गया था कि मैं मनहूस कदम हूँ। मेरी पैदाइश पर जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मेरी दादी ने एक एक को चीख चीख कर यही कहा कि मैंने अपनी माँ को खा लिया है। मेरे बाप ने मुझे सीने से लगा लिया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। मेरे खातिर वो दूसरी शादी भी नहीं की और फिर वो भी इस दुनिया से चले गए। उनकी मैयत पर ताया ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे सहारा दिया था और फिर कुछ ही महीनों के बाद मेरी शादी कर दी गई और मेरी ताई का भी काफ़ी पहले इंतकाल हो गया था। घर में एक जिठानी थी, उससे मेरा वजूद बहुत ज़्यादा खटकने लगा था क्योंकि मैं बहू होने के साथ साथ भतीजी भी थी और मेरी जेठानी को लगता था कि इसी वजह से ये घर और उनका रुतबा उनसे छीन लेगी, जबकि मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। मैं तो ख़ुद सारी ज़िंदगी एहसास मरहूमी में पली बड़ी थी, सिर्फ मोहब्बत और प्यार की भूखी थी। इसलिए जब मैं फरमान की बीवी बनकर उसके घर में चली आई तो मैंने हर एक की दिल से खिदमत की, सबकी मोहब्बतों को जीता। यहाँ तक कि मेरे ताया भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। लेकिन फिर जब मेरी जेठानी को ये बात हज़म ना हुई तो वो मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लग गई थी। फरमान हर वक्त साए की तरह मेरे साथ रहते थे। इन्होंने कभी मुझ पर कोई आँच ना आने दी और यही बात जेठानी को बहुत बुरी लगती थी। उनका हर हरबा नाकाम चल रहा था। लेकिन फिर किस्मत ने सितम ज़रीफ़ी दिखाई और एक ट्रैफिक हादसे में फरमान छोड़कर मुझे चले गए और मेरी जेठानी को खुलकर वार करने का मौका मिल गया। वो तो पहले ही मुझे इस घर से भगाना चाहती थी। फरमान के मरते ही इन्होंने मामूली बात पर इतना धमाल डाला था कि मैं सबकी नज़रों में बुरी हो गई थी। मेरे ताया और क्या मेरे जेठ सभी मुझसे नफ़रत करने लगे। मेरी हैसियत बस मुलाजमा की सी रह गई थी। एक मेरा देवर था जो कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे उससे बात करने की इजाज़त न थी। अगर वो ख़ुद से कभी कोई बातचीत करता तो मेरी जेठानी उसे डांट डपट कर उसके कमरे में भेज देती थी। मेरी दादी ने जो नहुसत का ठप्पा मुझ पर लगाया हुआ था वो मेरी जेठानी ने मज़ीद गहरा कर दिया था। हर कोई मुझे मनहूस सदफ़ के नाम से जानने पहचानने लगा था। यहाँ तक कि महल्ले में मेरी शनाख्त भी यही होकर रह गई थी। फिर एक दिन मुझ पर मज़ीद कहर टूटा। मैं जेठानी के हुक्म पर कपड़े उतारने के लिए छत पर चली गई। 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे जब ही मुझे छत पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, न जाने कैसे मेरे जेठ
छत पर पहुंच गए और फिर इन्होंने छत पर पड़ोसियों के लड़के फयाज को देख लिया था। वो हमारी छत पर क्या कर रहा था मुझे तो ख़ुद भी इल्म नहीं था। मुझे तो छत पर आकर 5 मिनट ही हुए होंगे। मेरे हाथ में टोकरी थी जिसमें धुले हुए कपड़े जमा कर रही थी। मेरा जेठ गुस्से में धाड़े कि ये सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरे जेठ ने आओ देखा न ताओ मुझे घसीटते हुए नीचे लाए और मारना पीटना शुरू कर दिया था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से मेरे ससुर ने मुझे बचाया था और फिर कमरे में बंद कर दिया था। सारे घर में कोहराम मचा हुआ था। जेठ की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। वो कह रहे थे कि मेरे मरहूम भाई के मरते ही इस औरत ने तो बेहयाई की हर हदें पार कर डाली हैं। फयाज के साथ छत पर न जाने क्या गुल खिला रही थी। सारे मोहल्ले ने तमाशा देखा होगा तो वो इत्तेफाक से दफ्तर का फ़ोन उठाने छत पर चला गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझ पर यह सच्चाई खुल गई थी। भाभी तो इतनी बदकिरदार औरत है कि उसने अपने मरे हुए शोहर का भी लिहाज नहीं किया था। जेठ के लफ्ज़ों ने मेरे सर पर आसमान गिरा डाला था। ना इन्होंने मुझसे ऐसा कोई सवाल किया था और ना कभी कुछ पूछा था, ना सच्चाई जानने की कोशिश की थी। बस फयाज को छत पर दिखाई देता था और मेरी ज़ात को मलिया मेट कर देता। रो रो कर मेरा हशर बुरा हो गया था। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा था। पहले माँ बाप के मरने पर, फिर बाप के चले जाने पर और अब फिर फरमान की जुदाई ने मुझे बिल्कुल तने तनहा कर डाला था। ऐसा लगता जैसे इस भरी दुनिया में मेरा साया भी मेरे साथ न हो। मैं भूखी प्यासी कमरे में बंद थी जबकि 12 बजे की मुझे कमरे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद ससुर को मुझ पर रहम आ गया होगा, खाना या पानी पूछने के लिए आए होंगे। लेकिन ये देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई कि वक़ार मेरे सामने खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया, दुपट्टा ठीक किया, आँखों से आंसू साफ़ कर लिए और फिर उससे पूछा क्या हुआ। वो कमरे के अंदर चला आया और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा सदफ़, जो कुछ हो चुका है मैं उससे वाकिफ़ हूँ और जानता हूँ कि आपका किरदार कितना पाकीज़ा है। मुझे ये भी पता है कि भाई के लफ्ज़ों में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है, वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं। लेकिन आप कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगी? आप अपने हक़ में आवाज़ क्यों नहीं उठाती? वक़ार की बात सुनकर मैं रो पड़ी थी और कहा कि मुझ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनों के ख़िलाफ़ जाकर खड़ी हो जाऊं या फिर अपनी ज़ात को सही साबित करने के लिए बाकी के रिश्तों को झुठला दूं। वक़ार कहने लगा कि अब आपकी इद्दत ख़त्म होने वाली है। मैं चाहता हूं कि इसके बाद आप मुझसे निकाह कर लें। मैं आपको अपना नाम, अपना तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता हूं। आप जानती भी हैं कि मैं नौकरी करता हूं और इतने पैसे तो कमा लेता हूं कि आपका और आपके अपना ख़र्चा उठा सकूं। जिस तरह से फरमान भाई आपकी ढाल बने हुए थे, बिल्कुल इसी तरह मैं भी आपकी ढाल बनना चाहूँगा और आपको मजबूत देखना चाहता हूँ। वक़ार की बात सुनकर मैं उछल पड़ी थी। मैं 24 साल की थी और वो सिर्फ़ 14 साल का था। वो किस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकता था। मैंने गुस्से में कहा कि इस तरह कमरे से निकल जाओ। तुम भी मेरी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना? अगर बड़े भाई या भाभी को ये बात पता चल गई तो फिर एक नया तमाशा बनेगा। मैं फिर सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी और फिर मुझ पर थू थू होगी। शायद मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा। उसने फ़ौरन से इनकार कर दिया और कहने लगा, मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आप पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और आपको चाहता हूँ कि आपको मज़ीद कोई दुख ना मिले। मैंने रोते हुए कहा, शायद तुम भूल गए हो कि मैं मनहूस कदम हूँ। पहले मैंने अपनी माँ को खा लिया, फिर फरमान को खा लिया, अब तुम्हें
नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन वक़ार मुझे समझाने लगा कोई भी इंसान मनहूस नहीं होता, दुख, बीमारी, तकलीफ़ें सब अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। मैं जानता हूँ कि इस सब में आपका भी कोई कसूर नहीं है। मैं मुसलमान हूँ और मेरा ईमान इसी बात पर है कि जो कुछ होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। आप और मैं शादी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। वो कहने लगी, भाई और भाभी तो इस बात के लिए राज़ी भी नहीं होंगे, लेकिन मैं अब्बा को राज़ी कर लूँगी, आप बस खामोशी से दिन गुजार लें। अब आंसू ना बहाइएगा, ये कहकर वो कमरे से निकल गया था और मैं सोच में पड़ चुकी थी कि वो क्या कर कर चला गया है। इस बात पर तो नया तमाशा बन सकता था, लेकिन न जाने कैसे उसने ताया जान को राज़ी कर लिया था और भाई को भी खबर ना होने दी। फिर एक दिन भाई और भाभी किसी काम से चले गए थे। मेरी इद्दत ख़त्म हो चुकी थी। उस दिन अचानक वक़ार मौलवी साहब को ले आया और मेरा निकाह और अपना निकाह पढ़ा दिया। मेरे पास भी कोई रास्ता न था, इसलिए ससुर की मौजूदगी में हम दोनों का निकाह हो गया। जब रात को ये बात जेठ और जेठानी को पता चली तो उन्होंने खूब सारा हंगामा किया, लेकिन अब उनकी क्या चल सकती थी, क्योंकि निकाह हो चुका था और मेरे ससुर राज़ी व सारी थे। मैंने वक़ार ने एक और साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर डाली थी। वो वाकई ही मेरी ढाल बन गया था। जो पहले भाभी के आगे चुपचाप रहता था, मेरे लिए आवाज़ उठाता था, मेरे ससुर का रवैया भी पहले से बेहतर सा हो गया था। शायद वक़ार ने ही उनकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतार डाली थी। काम तो अब मैं भी बहुत करती थी, लेकिन कम से कम मुझे ये सुकून था कि मेरे साथ कोई हमसफ़र है, मेरा अच्छा बुरा जिसकी साथ से जुड़ा है। मैं दिन रात वक़ार की खुशियों और ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी। इस बात को ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। ज़िंदगी काफ़ी आगे को निकल आई और फिर एक दिन घर में कोहराम मच गया था। सुबह के 8 बज रहे थे और मेरी जेठानी की चीखें सारे घरों में गूंज रही थी। मैं और वक़ार तेज़ी से कमरे से निकले तो पता चला कि अदीबा घर में नहीं है। 14 साल अदीबा कहाँ जा सकती थी? हर कोई परेशान था। वक़ार बोला, अदीबा के कमरे में गया और इधर उधर चीज़ें देखने लगा। उसके हाथ में एक ख़त लग गया था जिसमें लिखा हुआ था कि अम्मा जान, मैं फ़याज़ से मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ इस घर से जा रही हूँ, क्योंकि आप तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे, इसलिए हम दोनों कहीं भागकर दूर चले जाएंगे। मैंने 14 साला अदीबा 22 साला फ़याज़ के साथ आधी रात को खामोशी से निकल गई थी। मुझे अब याद आया था कि उस दिन जब मैंने फ़याज़ को छत पर देखा था और मेरे साथ उसका नाम जोड़ा गया था, उससे चंद लम्हों पहले ही अदीबा छत से नीचे उतरी थी और मुझसे नहीं बल्कि अदीबा से मिलने के लिए आया था। दोनों के दरमियान अनजाने कब से क्या कुछ चल रहा था जिससे कोई भी वाकिफ़कार नहीं था। मेरी जेठानी को दूसरों से फुर्सत मिलती तो वो अपनी औलाद पर ध्यान दे देती और उनका साया, ध्यान और तवज्जो तो मुझे बर्बाद करने में लगा हुआ था। अदीबा को झूठ बोलना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना इन्होंने ही सिखाया था। ये उनकी तरबियत की कमी थी जो अदीबा इतनी कम उम्री में आधी रात को घर से निकल गई थी। मेरी जेठानी सर पकड़ कर रो रही थी। जेठ इन्हें बुरा भला कह रहे थे, जबकि मैं खामोशी से खड़ी उन बातों को आंसू बहा रही थी कि मुझे अब भी याद आता है कि एक दफ़ा फरमान ने मुझे कहा कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, जो कोई भी तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ जल्द ही बुरा होगा। और ऐसा लग रहा था जैसे आज की फरमान की बात पूरी हो गई है। अदीबा कहाँ चली गई थी, कैसे चली गई थी, किसी को कुछ इल्म न था, इसलिए उसे कोई भी उसे ढूंढ ना सका और बदनामी ने अलग घर की राह ले ली। मेरी जेठानी तो अपने कमरे में बंद हो गई थी क्योंकि वो लोगों को जवाब नहीं दे सकती थी। आज अदीबा को गए हुए साल होने वाला है, उसके बारे में हमें कुछ भी इल्म नहीं है। हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं।
लेकिन फिर भी कुछ अता पता नहीं चला। इसलिए कहते हैं ना, दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करते हुए एक दफ़ा अपने आंगन में मौजूद बेटियों पर नज़र डालनी चाहिए। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।